लेके आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें। आइए आपको दिखाते हैं खाकी की दबंगई और बेशर्मी की कुछ तस्वीरें। महाराष्ट्र के ठाणे और कल्याण में एक मंदिर में महिला की पिटाई का ये वीडियो है जो कि सामने आया है। आरोप है कि मंदिर में गाउन पहनकर आने वाली महिला पुलिस कर्मियों को जब एक महिला ने परिधान के बारे में टोका तो उस महिला पुलिसकर्मी ने उसकी पिटाई कर दी। ये तस्वीर उस घटना की है जब कल्याण के तिसाई मंदिर में आई महिला पुलिसकर्मी एक श्रद्धालु की पिटाई करती दिख रही है। आरोप है कि प्रतीक्षा लाकड़े नाम की पुलिसकर्मी की पिटाई से जख्मी महिला ने जब पुलिस में शिकायत की तो उसके खिलाफ किसी ने शिकायत भी नहीं लिखी। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यह खबर दरअसल आपको भीतर तक झकझोर देने के लिए काफी है। हिंदुस्तान और दुनिया के सामने कश्मीर में फैले आतंक का एक घिनौना चेहरा अब सामने आया है। आतंक के जहर ने एक मां की आंखों में आंसू ला दिए हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के अनंतनाग की हैं, जहां एक मां बार बार आंचल फैलाकर अपने बच्चे से घर वापस लौटने की गुहार लगा रही है। उसके बेटे का नाम माजिद है। माजिद अपने दोस्तों के साथ घर छोड़कर चला गया। बाद में खबर मिली कि माजिद दरअसल लश्कर तैयबा से अपना जुड़ाव महसूस करने लगा और इसलिए सीमा लांघकर वो लश्कर तैयबा से हाथ मिलाने जा पहुंचा। उसने अब हथियार उठा लिए हैं। बागी यानी कि आतंकवादी बन चुका है। आतंक ये अल्फाज जहर बनकर मानो कश्मीर के नौजवानों की रगों में बेवस्त हो रहा है और इसी जहर का शिकार बना है अनंतनाग का माजिद ने जिंदगी के लिए हसीन सपने देखे थे। वो एक फुटबॉलर बनना चाहता था, लेकिन माजिद को भी आतंक के सौदागरों ने बरगलाया और नतीजा हुआ कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ हथियार उठाकर खड़ा हो गया। जिस दिन से माजिद के हाथों में AK-47 नजर आई, उस पल से माजिद की मां का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वो जानती है कि आतंक के रास्ते पर चलने का अंजाम क्या होता है। वो चीख चीख कर अपने लाल से घर लौट आने की दरख्वास्त कर रही है और जब थक जाती है तो उसकी आंखों से बहता पानी उसकी मजबूरी को बयां करता है। माजिद दक्षिण कश्मीर के उन नौजवानों में से है जिन्होंने हाल के वक्त में आतंक का हाथ थाम लिया है। खबरों के मुताबिक माजिद आतंकी तत्वों के संपर्क में ही कुछ ही वक्त पहले आया था। माजिद का एक दोस्त यावर हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी था। अगस्त के महीने में एक एनकाउंटर के दौरान यावर मारा गया था। ये तस्वीरें यावर के जनाजे की है। इस जनाजे में माजिद भी शामिल हुआ था और बताया जा रहा है कि जनाजे के दौरान ही लश्कर के आतंकियों की माजिद से मुलाकात हुई। माजिद इनके संपर्क में आया और घर से भागकर लश्कर से जुड़ गया। माजिद के परिवार के साथ ही उसके दोस्त भी लगातार माजिद के सोशल मीडिया अकाउंट पर लौट आने की अपील डाल रहे हैं, क्योंकि माजिद के ये अपने चाहते हैं कि कहीं फुटबॉल का जादूगर कहा जाने वाला माजिद आतंक की भट्टी में भस्म न हो जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए माजिद एक बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है। कहा यह जा रहा है कि माजिद पूरे साउथ कश्मीर में लड़कों को मोटिवेट कर सकता है वो मिलिटेंट ग्रुप्स ज्वाइन करे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावती, उसके रिलीज होने की तारीख 1 दिसंबर है, लेकिन हर दिन ऐसा लगता है कि कोई ना कोई नया विवाद इस फिल्म को लेकर खड़ा ही हो जाता है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें जो कि प्रदर्शित करती हैं कि इस फिल्म के विरोध में लोग अब किस तरह से हिंसा पर उतारू हो गए हैं। बेंगलुरु की तस्वीर है, कोटा की तस्वीर है, जयपुर की तस्वीर है। ये तीनों तस्वीर प्रदर्शित करती है कि कैसे एक समाज ने आज सर पे कफन बांध लिया है और कानून व्यवस्था को धता बताते हुए हर तरह के उस हथकंडे को अपनाने को तैयार है जो कि इस फिल्म को विवादों के घेरे में रख ले। सबसे मजेदार या यूं कहें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक किसी ने भी इस फिल्म को देखा नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन के पास ये फिल्म पिछले 10 दिनों से सर्टिफिकेट लेने के लिए पड़ी है। उस पर अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ने भी इस फिल्म को देखा नहीं है, लेकिन विरोध ऐसा हो रहा है जैसे कि हर कोई इस फिल्म की हर सीन को जानता है। क्या ये अपने आप में सही या जायज है? संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती पर छिड़ा संग्राम अब शहर शहर फैलता जा रहा है। राजस्थान में तो फिल्म के विरोध में करणी सेना के लोग हंगामा पहले से ही कर रहे हैं। अब राज्य महिला आयोग भी इस फिल्म के विवाद में कूद गया है। राजस्थान महिला आयोग ने
सेंसर बोर्ड को पत्र लिखकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, फिल्म को रिलीज करने पर अब राजपूत करणी सेना भी खुलकर सामने आ चुकी है। करणी सेना के लोग खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। गुजराती में सुना था कि अहिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा तो मजबूरी है। क्या बताना चाह रहे हैं ये, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? फिर कहेंगे कोटा में करणी सेना ने जला दिया। मैं अभी भी 10.5-11 महीने पहले ही हूं। जौहर की ज्वाला है, बहुत कुछ जलेगा। रोक सको तो इस पद्मावती को रोको। एक तरफ जहां सड़कों पर फिल्म का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ फिल्म का सियासी विरोध भी जारी है। यूपी के अलीगढ़ से बीजेपी सांसद समेत 2 विधायकों ने पद्मावती फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर सीएम योगी को पत्र भी लिखा है। पद्मावती फिल्म की रिलीज डेट 1 दिसंबर है और जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे विरोध और तेज होता जा रहा है। अब देखना यह है कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म पर क्या फैसला लेता है, क्योंकि पहरों के बीच फिल्म को रिलीज करना प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यानी एक बात तय है कि फिल्म पद्मावती की राह फिलहाल तो आसान नजर नहीं आ रही है। अब देखना यह होगा कि आगे विरोध के और क्या रूप देखने को मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। हिंदुस्तान में इतिहास को लेकर लगातार बहस होती चल रही है। विवाद होता है अगर कोई भी चीज़ जनमानस से जुड़ी हुई हो और उस पर कोई भी कलाकार चित्रात्मक तरीके से कोई चीज़ करना चाहे तो उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन जरा चीन की बात कीजिए। चीन में धर्म पर पाबंदी ही अपने आप में विवाद का सबब बन चुकी है। चीन में हाल ही में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कद जिस तेजी से बढ़ा है, उसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कोर लीडर उन्हें मनोनीत किया गया है और अब अल्पसंख्यकों के ऊपर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने धर्म को मानने से पहले शी जिनपिंग को मानना स्वीकार करें। यानी कि ईसाइयों से निर्देश दिया गया है कि वो अपने घरों में ईसा मसीह की तस्वीर लगाने के बजाय राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर लगाएं और ये बातें अब चीन में आम होती जा रही हैं। अब जरा सोचिए, हिंदुस्तान में कितनी आज़ादी है और चीन का क्या है हाल। जब शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कोर लीडर का दर्जा देकर माओ और डेन जियाओपिंग जितना बड़ा ओहदा दिया गया, ये तभी साफ हो गया था कि जिनपिंग का कद चीन में ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन ये कद इतना बढ़ जाएगा कि जिनपिंग के नाम पर अल्पसंख्यकों के धर्म में दखल दिया जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। चीन के युगान प्रांत में ईसाई अल्पसंख्यकों को प्रभु यीशु की जगह जिनपिंग की तस्वीरें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश सीधे प्रशासनिक अधिकारियों से आए हैं, जो साफ करता है कि ये एक सरकारी कदम है। ईसाई समुदाय युगान की आबादी का कुल 10% है और युगान के तकरीबन सभी ईसाई गरीबी रेखा से नीचे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चीन में जिनपिंग के नाम पर अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले चीन में मुसलमानों को लेकर भी कुछ ऐसे आदेश पारित किए जा चुके हैं जो समझ से परे नजर आते हैं। अप्रैल 2017 में चीन ने बच्चों के लिए मुस्लिम नाम बैन कर दिए थे। इस्लाम, मक्का, सद्दाम जैसे नाम बैन कर दिए गए थे। साथ ही चांद और तारा जैसे प्रतीकों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई थी। इससे पहले मार्च 2017 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने और दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अक्टूबर 2016 में भी ऐसा ही एक आदेश आया था, जिसमें मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को धार्मिक गतिविधियों से दूर रखने की ताकीद दी गई थी। ये सभी प्रतिबंध चीन के मुस्लिम बहुल प्रांत जिनजियांग में लागू किए गए थे। दरअसल जिनजियांग में ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट सक्रिय है। ये एक अलगाववादी संगठन है और ये चीन से आज़ादी की मांग कर रहा है। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट के सदस्य हिंसक हमलों में भी शामिल रहे हैं। अलगाववाद या आतंकवाद चीन में दूसरे देशों के मुकाबले कम फैला है और माना जा रहा है कि जिनपिंग सरकार धार्मिक पाबंदियां लगाकर इसे पनपने से पहले ही दबाना चाहती है। टीम न्यूज़ नेशन। चीन के बाद अब खबर अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे की, जहां दशकों के शासन के बाद अब बेरहम रॉबर्ट मुगाबा के शासन का अंत होता दिखाई दे रहा है। जिम्बाब्वे की सेना ने पूरे देश के सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया है और अब रॉबर्ट मुगाबे और उनकी पत्नी को भी कस्टडी में ले लिया गया है। अब साफ हो गया है कि जिम्बाब्वे में तख्ता पलट तय है। हरारे की सड़कों पर हर तरफ फौजी वर्दियां नजर आ रही हैं। हर कोई संगीनों के साए में घूम रहा है और हर कोने में फौजी बूटों की धमक सुनाई दे रही है। जिम्बाब्वे की ये तस्वीरें
इस अफ्रीकी देश में बड़े बदलाव को बयां कर रही है। खबरों के मुताबिक जिम्बाब्वे की सेना ने राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे और उनकी पत्नी ग्रेस मुगाबे को कस्टडी में ले लिया है। राजधानी हरारे को सेना ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है और जिम्बाब्वे की संसद की भी घेराबंदी कर दी गई है। मायने साफ है कि ये एक तख्ता पलट है और साथ ही इस तख्ता पलट ने फौरी तौर पर जिम्बाब्वे को मुगाबे के बेरहम शासनकाल से मुक्ति दिला दी है। रॉबर्ट मुगाबे ने 1987 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति का पद हासिल किया था और तब से लेकर अब तक मुगाबे लगातार जिम्बाब्वे की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे। मुगाबे के शासनकाल में जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई। देश में महंगाई कई गुना बढ़ गई और मुगाबे ने अपने राजनीतिक विरोधियों को ताकत के जोर पर दबा दिया। मुगाबे की इन्हीं नीतियों के चलते उसके पाप का घड़ा आखिरकार फूट गया। दरअसल मुगाबे ने फरवरी में उपराष्ट्रपति एमरसन नागाग्वा को पद से हटा दिया था। नागाग्वा को मुगाबे के बाद राष्ट्रपति पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन मुगाबे अपनी पत्नी ग्रेस मुगाबे को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। माना जा रहा है कि जिम्बाब्वे की सेना की इस बगावत के पीछे एक हाथ नागाग्वा का भी है। वजह जो भी हो, लेकिन मुगाबे का हटना जिम्बाब्वे के इतिहास में एक मील के पत्थर जैसा होगा, क्योंकि मुगाबे की दमनकारी नीतियों ने इस अफ्रीकी देश को गर्त में धकेल दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। एनसीआर में अब धीरे धीरे स्मॉग का कहर कम होता जा रहा है और प्रदूषण के स्तर में भी काफ़ी कमी आई है और यही वजह मानी जा रही है कि जैसे जैसे मौसम में बदलाव आ रहा है प्रदूषण के स्तर में भी कमी आ रही है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में अब हवा तेज बह रही है, जिसकी वजह से प्रदूषण का प्रकोप भी कम हो रहा है। उधर कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मौसम बदल चुका है, बर्फबारी हो रही है और उसके साथ साथ कई जगहों पर बारिश भी हुई है। कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले दिनों में अगर बारिश और बर्फबारी इस तरह से होती रही तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में फैला प्रदूषण थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। सफेद हो गई पहाड़ियां, बर्फबारी से मौसम हुआ गुलजार, मैदानी इलाकों में बड़ी ठिठुरन, जिधर देखो उधर बर्फ ही बर्फ, घरों के ऊपर बर्फ की चादर, बर्फ से ढक गई सड़कों पर खड़ी गाड़ियां। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की है, जहां मौसम की पहली बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। सोनमर्ग और उसके आसपास के क्षेत्रों में तड़के हुई बर्फबारी के बाद मौसम बदल गया है। इन इलाकों में 3 इंच तक बर्फ गिरी है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग और गांदरबल जैसे इलाकों का तापमान 2 से 3 डिग्री हो गया है। पहाड़ों पर बदले मौसम का असर दिल्ली में भी नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान से नमी के बादल उत्तरी क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं। अगले 2 दिन में कश्मीर समेत हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। अगले 1 हफ्ते में दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में ठंड तेजी के साथ बढ़ने का अनुमान है। मौसम में बदलाव की वजह से दिल्ली में छाई धुंध पर भी असर देखने को मिलेगा। विजिबिलिटी लेस देन 50 मीटर भी रिपोर्ट हुआ था दिल्ली और आसपास में भी। अभी उसमें से बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। इनका मेन रीज़न क्या है, वो एक WD अभी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से मूव हो रहा है, उनके वजह से ये विंड का स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन में बहुत चेंजेस हुआ है। और ये हिमालयन रीजन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड इवन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा में भी बारिश भी हुआ है। और अगले 2-3 दिन में भी बारिश का संभावना, 2 दिन में इधर बारिश का संभावना है। जाहिर है मौसम में बदलाव दिल्ली NCR वालों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि पिछले 1 महीने से दिल्ली जिस खतरनाक प्रदूषण से जूझ रही है उसमें कमी आएगी और जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर हो चुके लोगों को राहत भी मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं राजधानी में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की। 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले ट्रेड फेयर में न सिर्फ हिंदुस्तानी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, बल्कि कल विदेशी कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं और उनके स्टॉल पर अगर आप नजर डालें तो वाकई में देखते बनता है। लैंप्स आपको बाजार में बहुत मिलते होंगे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में तुर्की के कुछ व्यापारी जो लाइट्स लेकर आए हैं वो अपने आप में अलग है। इन खूबसूरत लाइट्स को देखने के लिए रोजाना हजारों लोग आ रहे हैं और हर किसी के दिल में बस एक ही तमन्ना है
कि इन लैंप्स की रोशनी उनके आशियाने को भी रोशन करे। ये तुर्की इस्तांबुल की लाइट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और घर में सजाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। ऑप्शन के तौर पे इनको चुना जा सकता है। घर को अगर सजाना है लाइट से तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अलग अलग तरह की अलग अलग डिज़ाइनिंग लाइट यहाँ पर दिखाई गई हैं। आपको अलग अलग लैंप्स जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। आपको दिखाना ये है कि किस तरह से इसका काम किया जाता है, क्योंकि ये कांच है और कांच के ऊपर इस तरह का बारीक काम जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तुर्की की ये लाइट्स बहुत ही वाजिब कीमतों पर मिल रही है और इसी वजह से लोग इन्हें हाथों हाथ खरीद रहे हैं। तुर्की की इन खूबसूरत लाइट्स की तरह अफगानिस्तान से आए कारीगरों का पत्थर पर उकेरा गया ये जादू भी लोगों को पसंद आ रहा है। पत्थरों से बने लैंप, पेपरवेट, डेकोरेटिव आइटम्स सब अफगानिस्तान के इन स्टॉल्स पर मौजूद हैं। इस बार भी ऑनिक्स स्टोन जो है अफगानिस्तान का वो पत्थर जो कि काफ़ी चमकदार होता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। अलग अलग तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है, चाहे वो एप्पल हो या फिर पॉट्स हो या फिर सजावटी सामान हो या फिर कुछ तमाम तरह के जो जानवर हैं उनकी शक्ल में आपको, चाहे वो हाथी हो, हाथी की शक्ल में आपको मिलेगा। तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इस बार ट्रेड फेयर में तुर्की और अफगानिस्तान की ही तरह कुछ और देशों के व्यापारी भी डेकोरेटिव आइटम्स लेकर आए हैं और ये आइटम्स इस ट्रेड फेयर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और एक ऐसे हिंदुस्तानी की खबर आपको दिखा रहे हैं जो अफ्रीका के एक छोटे से इलाके का राजा बनने जा रहा है। खबर आपको हैरान इसलिए करेगी क्योंकि इंदौर के रहने वाले सुवेश दीक्षित ने अपनी छुट्टियों को खुद को राजा घोषित करने के लिए इस्तेमाल किया है। दरअसल सुवेश ने मिस्र और सूडान के बीच पड़ने वाली एक इलाके को बीर तवील जाकर उसका झंडा फहरा दिया और खुद को बीर तवील का राजा भी घोषित कर दिया। मैंने थोड़ा टाइम पहले ही, मतलब परसों ही मैंने रात को यूएन को मेल लिखा है कि पूरी मेरी स्टोरी लिखी है और मैंने उनको कहा है कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। मैंने सारे पर्क्स बताए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इस देश के लिए, जैसे कि मैं किस रिलीजन वगैरह में बिलीव नहीं करता इसके लिए और मैं ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। देखते हैं उनके एंड से क्या रिप्लाई आता है तो ही मैं एक्रेडिट मेरा हो पाएगा। लेकिन यूएन का पॉजिटिव रिप्लाई आया, नेगेटिव रिप्लाई या रिप्लाई ना भी आए, बट स्टिल चूँकि वो लैंड मेरी है, मैं वहाँ का क्लेम करता हूँ, मैं ही किंग हूँ, तो यस अभी वो मेरे अंडर ही है पूरी लैंड।